हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी भाषा से संबंधित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में गद्यांश, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है, गद्यांश आपको दिया जाता है और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे रहते हैं? पहले तो ऐसा होता था कि प्रश्न बहुत आसान आते थे, सीधे सीधे प्रश्न आ जाते थे, लेकिन अब इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। प्रश्न में ऐसा रहेगा कि आपको पूछ लेगा कि इसका शब्द भेद बताइए, आपसे संज्ञा सर्वनाम के बारे में पूछ लेगा, उनके भी डिटेल पूछ लेगा। तो मैं आपको ऐसी वीडियोस लाकर क्या करूंगा कि गद्यांश के बारे में आपका प्रैक्टिस बहुत सारा अच्छे से करा दूंगा, ताकि गद्यांश आपके सामने आए और उसमें कुछ घुमाए या ऐसे कुछ व्याकरण में घुस के आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो आप थोड़ा सा भी उसमें कंफ्यूज ना हो, आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, उत्तर सही हो आपका, तभी ना आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा करोगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे गद्यांश के बारे में। तो आपको मैं पैराग्राफ दूंगा, उसका तरीका भी बताता हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखते रहना और क्वेश्चन भी मेरे साथ साथ करना। तो यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो आप बताना कि आउट ऑफ आप कितना पाए हो। मान लो मैं 10 क्वेश्चन आपसे कराया हूँ, तो आप पहले गद्यांश पढ़ना, उसके बाद उसके उत्तर देना, और उत्तर देने के बाद आप देखना कि सही उत्तर है कि नहीं आपका। ठीक है ना, इतना रखें। चलो ठीक है बेटा, आज देखते हैं गद्यांश के बारे में, गागर में सागर। ठीक है ना, अच्छा बेटा, चलो। क्या है गद्यांश पढ़ना बेटा? पहले आपसे मैं क्या बताया था, पहले से ही बताया हूं कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे गद्यांश को सॉल्व करेंगे। इसका तरीका ये है कि पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को एक बार पढ़ जाओ जल्दी से, तरीका यही रहेगा हमारा एग्जाम में, अप्रोच ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्या है कि हम पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर जल्दी जल्दी एक बार प्रश्न को पढ़ लेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि जब भी हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ, ये प्रश्न हमने पढ़ा था, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ा था। और जब प्रश्न पढ़ लेंगे बेटा और जब गद्यांश पे आएंगे और उससे संबंधित थोड़ा सा भी दिमाग में आएगा तो वहां धीरे से मार्क कर लेंगे, वहां लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, पहले है कूका आंदोलन किस धर्म से संबंधित है, पहला क्वेश्चन हो गया, देखते जाना। दूसरा क्वेश्चन है राम सिंह ने अपने अनुयायियों को, ठीक है बेटा, यहां आपको रिक्त स्थान दिया हुआ, का उपदेश दिया। ठीक है, राम सिंह ने अपने अनुयायियों को का उपदेश दिया, यहां भी हो गया। तीसरा शब्द है, तीसरा प्रश्न है हर्षोन्माद का अर्थ है। ठीक है, हर्षोन्माद का अर्थ क्या है ये बताना है। चौथा है उन्होंने आसान और सस्ती आनंद विवाह पद्धति को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सामाजिक कुरीति नहीं है, निम्नलिखित में सामाजिक कुरीति नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना। ठीक है, तो सबको देखते जाएंगे। अब आप पैराग्राफ शुरू से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक बेटा, पैराग्राफ पढ़ो। अब नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा आंदोलन? नामधारी आंदोलन। इसके अनुयायी जब हर्षोन्माद में होते हैं तो क्रीका करते हैं, चीखते हैं। आगे चलो। भगत जवाहरमल और बाबा बालक सिंह ने इस आंदोलन का शुभारंभ किया और इस आंदोलन ने बाबा राम सिंह के नेतृत्व में सिखों में सामाजिक और धार्मिक जागृति पैदा की। ठीक है, किनमें? सिखों में। उसके बाद राम सिंह ने अपने अनुयायियों को एक ईश्वर की उपासना, प्रार्थना और ध्यान द्वारा करने का उपदेश दिया। उपासना कैसे करना है? प्रार्थना करना है और ध्यान के द्वारा करना है। फिर है उन्होंने अपने अनुयायियों को सुझाव दिया कि वे सदा ईश्वर की आराधना में लगे रहें। ठीक है, ईश्वर की आराधना में लगे रहें। उन्होंने जाति प्रथा, स्त्री शिशु हत्या, ठीक है, स्त्री शिशु हत्या, और उसके बाद बाल विवाह। देखो बेटा, स्त्री शिशु हत्या का मतलब क्या है कि ऐसा होता है ना कि अभी भी होता है कहीं कहीं जगह कि, रुको बताता हूँ एक मिनट, ये पहले कलर हो जाए। ऐसा होता है बेटा कि अभी बच्चा गर्भ में ही रहता है, माँ की पेट में ही रहता है, तो उसे ये जांच, ऐसी सी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे ऐसी तरीके आ गए हैं कि जांच में मालूम चल जाएगा कि पेट में लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे मैंने कई स्टेट्स हैं, वहाँ तो जो लड़कियां होती हैं उनका
और लड़कों का रेशियो मतलब अलग है, मतलब 1000 लड़के होंगे तो उनमें से 900-800 ही लड़कियां हैं, ये रेशियो होता है, ऐसे माना जाता है। तो आपको ये सब नहीं जानना, आपको यहाँ इतना जानना है स्त्री शिशु हत्या क्या होता है, कि वही गर्भ में बच्चियाँ रहेंगी, अगर बच्ची है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, कि नहीं लड़का होगा तो ही ठीक है, लड़की होगी तो हमारे पर बोझ होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं, पहले से बहुत लोग मानते थे। हाँ ठीक है, अभी भी कहीं कहीं चलती है ऐसी चीज़ें। तो ये आपको मैं बता रहा था, स्त्री शिशु हत्या मतलब कि अगर गर्भ में माँ के पेट में अगर बच्ची है मतलब लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसे बोलते हैं स्त्री शिशु हत्या। फिर बाल विवाह मतलब छोटे उम्र में विवाह होता है। हाँ, छोटे लड़के हैं, छोटी ही लड़कियां, माने लड़का छोटा है लड़की छोटी है, दोनों का शादी करा देते हैं लोग, तो बाल विवाह इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विवाह और विवाहों में कन्याओं की अदला बदली जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में प्रचार किया। विवाहों में कन्याओं की अदला बदली भी होती है कि मैं उनकी लड़की से शादी कर रहा हूं तो वो मेरी बहन से शादी कर लेंगे, ऐसे अदला बदली करते थे लोग। ठीक है, इतना समझना। अदला बदली जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में प्रचार किया। उन्होंने आसान और सस्ती आनंद विवाह पद्धति को प्रोत्साहन दिया। कैसी विवाह पद्धति हो, आसान हो, सस्ती हो और उसमें आनंद भी आए। हाँ, राम सिंह के उपदेशों का सिख जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। समकालीन यूरोपीय अधिकारियों ने बाबा राम सिंह की प्रसिद्धि और प्रचार को गंभीरता से लिया। राम सिंह ने सिखों में जाति भेदभाव का उन्मूलन किया, मतलब जात व्यवस्था भी न रहे। उसके बाद सब जातियों में भेदभाव रहित विवाह की वकालत की, विधवा विवाह का उपदेश दिया, शराब के सेवन तथा नशे का विरोध किया। ठीक है, शराब का सेवन, कोई अलग नशा करते हो तो उसका भी वो निषेध किया, मैंने उसको बोले नहीं ये गलत है, मना किए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने शिष्यों को स्वच्छता, सत्य बोलने और प्रत्येक को लाठी रखने का आह्वान किया। ठीक है, लाठी रखने का। तो इतनी चीजें हैं बेटा, इतनी चीजें के बारे में आपको दिया गया है एक पैराग्राफ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, देखते रहना। हाँ, और उत्तर देना। अगर आप पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े तो अच्छे से पढ़ो, फिर से मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे चले बेटा। ठीक है, कूका आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिया गया, लेकिन यहां कहा गया बेटा, देखना आप उत्तर दे दो, इस्लाम, जैन, हिंदू, सिख। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं कहाँ है। हाँ, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में सिखों में सामाजिक, और देख रहे हो सिख धर्म, सिखों में सिख धर्म के प्रति, सिख धर्म में उन्होंने जागृति फैलाई थी, जागृति की थी। ठीक है, कूका धर्म किस धर्म से, कूका आंदोलन किस धर्म से संबंधित है बेटा? सिख धर्म। कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्ट वे में घुमाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, राम सिंह ने अपने अनुयायियों को का उपदेश दिया। पढ़ना बेटा। किसका उपदेश दिया? रिक्त स्थान भरिए। अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द में आ गया है बेटा ये। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कैसे। राम सिंह ने अपने अनुयायियों को एक ईश्वर की उपासना, देख रहे हो बेटा क्या कहा है? एक ईश्वर की उपासना, मतलब एक ईश्वर की उपासना मतलब एक ईश्वर को मानना, और एक ईश्वर को मानना मतलब होता है बेटा एकेश्वरवाद। ठीक है, क्या है? एकेश्वरवाद। अनेक शब्दों के एक शब्द के बेस आधार पे आपको यहां घुमा सकता है, फिर आप कहोगे उत्तर तो दिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ क्या है बेटा? एक ईश्वर की उपासना, और उत्तर में है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की उपासना करने वाले। ठीक है, तो किसको उन्होंने बढ़ावा दिया? एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। समझ रहे हो? ये क्या हुआ? आपको अनेक शब्दों के एक शब्द के आधार पे ये प्रश्न पूछ लिया, तो आप देखो, आप खोजोगे आप नहीं बता पाओगे। अगर आप खोज लिए तो ठीक है, नहीं खोज पाए तो बेटा देखो इसको, आप पढ़ो। राम सिंह, अगर मालूम नहीं होता तो आप कैसे लिखते, क्या कहते? छायावाद आपको मालूम नहीं है, अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद आपको मालूम होगा तब जब आप अनेक शब्दों के एक शब्द को पढ़े होगे। कब? जब आप अनेक शब्दों के एक शब्द को पढ़े होगे। नहीं पढ़े होगे तो बेटा कैसे करोगे? देखो, राम सिंह ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया किसका? अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, छाया। तो आप देखोगे यहाँ लिखा है अनुयायियों को एक ईश्वर की उपासना। ठीक है, एक ईश्वर की उपासना का मतलब क्या है? एकेश्वरवाद। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा। हर्षोन्माद का अर्थ है, होने का अर्थ है क्या है? देखो, जब इनके अनुयायी हर्षोन्माद में होते थे, ठीक है, हर्षोन्माद में होते थे, तो इसका अर्थ क्या है? हर्षोन्माद मतलब खुशी में,
बहुत खुश होते थे, तो क्रिका करते थे, चीखते थे। तो यहाँ होगा आपका उदास नहीं होगा, परेशान नहीं होगा बेटा, खुश होना। ठीक है, हर्षोन्माद का मतलब क्या है? खुश होना। दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से दिखाई दे रहा है? हाँ, मेरे साथ चलते रहना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उन्होंने आसान और सस्ती आनंद विवाह पद्धति को प्रोत्साहन दिया। तो बेटा बताओ, उन्होंने शब्द रेखांकित शब्द है, बताओ उन्होंने शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? ऐसे पूछ लेगा बेटा, समझ रहे हो? प्रश्न आया था ऐसा कि एक आया था ना, ऐसे शब्द का बताइए, शब्द भेद बताइए, ऐसे करके आया था। तो आप ऐसे उन्होंने शब्द आ गया तो आप क्या बोलोगे? बताओ क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? देखो आराम से, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका व्याकरण चेक करने के लिए ही मैं ऐसे क्वेश्चन दिया हूं कि कंफ्यूज हो गए, व्याकरण आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में देखोगे। ठीक है जैसे मैं बोलूंगा मैंने यह काम कर दिया, मैंने यह काम कर दिया, तुम यह सामान लेके आओ। उन्होंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने, तो उन्होंने शब्द बेटा है। जैसे मैं बोलूंगा राम ने श्याम से बात की, हाँ, तो आप इसको सर्वनाम का यूज करके बताओगे तो कहोगे उन्होंने श्याम से बात की। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो ना, उन्होंने श्याम से बात की। उन्होंने क्या है बेटा? उन्होंने शब्द है सर्वनाम। क्या है बेटा? यहां देख लो, ये है सर्वनाम। उत्तर है आपका सर्वनाम। ठीक है, क्या उत्तर है बेटा? सर्वनाम है। तो यहां भी गलती नहीं करनी है। ऐसे व्याकरण में आपको कंफ्यूज करेगा बेटा, आप दुविधा में मत आना। आप एकदम आसान से अगर व्याकरण पढ़े होगे, व्याकरण देखे होगे, तो व्याकरण को समझोगे तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, फिर नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। हाँ, आगे चले। फिर है निम्नलिखित में सामाजिक कुरीति नहीं है। बताओ बेटा कौन सी सामाजिक कुरीति नहीं है? राम सिंह ने अपने अनुयायी को सुझाव दिया, लगे रहा। उन्होंने जाति प्रथा, ठीक है, स्त्री शिशु हत्या, बाल विवाह, बाल विवाह सामाजिक कुरीति है। ठीक है बेटा। उसके बाद है विवाह में कन्या की अदला बदली, ठीक है, कन्याओं की अदला बदली, ये भी है, ये भी है। सामाजिक कुरीति का विरोध किया। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। एक है विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या है बेटा? विधवा विवाह कराना मतलब जिस स्त्री का पति मर गया हो, हाँ, जिस स्त्री का पति मर गया हो तो वो स्त्री विधवा कहलाती हैं। हाँ, अब उनका दोबारा विवाह कराते हैं। जैसे कम उम्र में ऐसा होता है कि कम उम्र में उनके पति हस्बैंड मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका दोबारा विवाह करा दिया जाता था। पहले ऐसा माना जाता था कि नहीं, विवाह नहीं कराना है, नहीं कराना, विधवा विवाह को नहीं माना जाता था। लेकिन बड़े बड़े विचारक आए, वो बोले कि नहीं, विधवा विवाह कराना चाहिए, क्योंकि ये असहाय हो जाएंगी, इनको दिक्कत होगी, और उनके साथ अगर कोई रहेगा तो इनको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे करके। तो विधवा विवाह क्या है? कुरीति नहीं है बेटा। विधवा विवाह अच्छी चीज़ है, विधवा विवाह होना चाहिए था, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, तो कुरीति क्या है? बाल विवाह, छोटी उम्र में। कुरीत मतलब ऐसी, मतलब कुरीत का मतलब क्या है कि बेटा वो समाज के लिए नुकसान पहुंचाए या वो अच्छा ना हो, समझ रहे हो? ऐसे कुरीत का मतलब समझना। तो बाल विवाह अच्छा नहीं है, कन्याओं के अदला बदली अच्छा नहीं है, विधवा विवाह ठीक है बेटा, विधवा विवाह होना चाहिए था, पहले के विचारक भी कहते थे ये बात। तो विधवा विवाह होगा। इतना हो गया। तो ऐसे करके आपको कभी भी पैराग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना, देखते रहना मैं कैसे बता रहा हूँ, प्रश्न पढ़ लेना, उसके बाद उत्तर करोगे तो और आसान रहेगा। ठीक है, आगे चलें। हाँ बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, अभी 29 अप्रैल को आपका पेपर है, तो 29 अप्रैल को पेपर है, तो उसकी तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए, तभी ना आप परीक्षा में जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो उसकी तैयारी के लिए बेटा आप हमारा अर्जुन बैच ले सकते हो। अर्जुन बैच, ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें वीडियो लेक्चर है, चैप्टर टेस्ट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप है। देख लो, अगर आप जो जो चैप्टर देखोगे, ठीक है, चैप्टर देखे मैंने उसका वीडियो देखे चैप्टर का, तो उसके बाद फिर आप उसका टेस्ट दोगे। टेस्ट में क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा, चैप्टर का टेस्ट दोगे कि मैं कितना सीखा हूँ, कितना नहीं सीखा हूँ। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनता है बेटा, उसमें कई बच्चे होंगे, आप अपना डाउट भेजोगे तो बच्चे आपस में सॉल्व भी करते हैं, बात करते हैं कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो, ऐसे करके। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, एग्जाम आते आते आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। तो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आपको भूलना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी। ठीक है, तो आगे चलें। आगे है, अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो 2024 के लिए हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर 2024 की तैयारी करना चाहते हो। और देखो, अगर आप सिलेबस कवर कर लिए हो
या ऐसा हो गया कि सिलेबस कवर होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो बेटा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो नवोदय का 10 मॉक टेस्ट है बेटा, इसको अगर इसमें इनरोल करते हो तो आप देखो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे हुई है। मान लो आप पहले से तैयार कर रहे हो, बहुत टाइम से तैयार कर रहे हो, तो क्या होगा कि मॉक टेस्ट दोगे तो बार बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको चेक करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या कौन सा भाग आपका छूटा हुआ है। तो मॉक टेस्ट इसमें क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, ऐसा नहीं है कि एक बार दोगे तो खत्म हो जाएगा, कई बार आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, एकदम सिलेबस के बेस पे टाइमली टेस्ट होगा, जितने टाइम का एग्जाम होता है उस बेस पे टेस्ट होगा। और रैंकिंग भी होगी बेटा, कि ऐसा है कि 1000 लोग इनरोल हैं, 1000 में आप कितने रैंक पे हो ये भी देखा जाएगा, समझ रहे हो। उसमें मालूम चलेगा कि हाँ आप 1000 के रैंक में कौन से रैंक पे आ रहे हो, 200 पे, 100 पे, 1 पे आ जा रहे हो, तो ये भी उस पर मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो ये मॉक टेस्ट है। इसके बाद मॉडल पेपर है बेटा। मॉडल पेपर अगर आप मॉडल पेपर लेते हो तो 50 मॉडल पेपर ले सकते हो। मॉडल पेपर में क्या है कि आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड करके उसको अच्छे से देखोगे, मॉडल एग्जाम जैसा बैठ के उसको अच्छे से दोगे तो वो भी आपको बहुत ही 50 मॉडल पेपर मतलब समझ रहे हो कि आपके पास कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे बेटा, ठीक है। मॉडल पेपर है, सिलेबस बस इसमें भी क्वेश्चन है, वीडियो सोल्यूशंस भी हैं इसके बेटा, वीडियो सॉल्यूशंस भी है, जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस भी है, तो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद है देखो, जो भी ये मॉडल पेपर है इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है बेटा, ठीक है, तो इसमें भी इनरोल जरूर कराना। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, तो इसको भी देख लेना। और साथ में सैनिक स्कूल के लिए बेटा सैनिक स्कूल का 10 मॉक टेस्ट है, तो इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो, ठीक है बेटा, इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो में कुछ बताया जा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा। नवोदय सैनिक 6 के लिए, नवोदय सैनिक 9th के लिए, ये 2 ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो, आपको जो भी डाउट आ रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है। हाँ, अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेटा 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड आप क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलें। एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, अब रहा आपका दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले फिर से वही बोलूंगा आपसे बेटा कि पहले क्वेश्चंस को, प्रश्न को पढ़ लो, उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ना। क्या है, पानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये हो गया एक प्रश्न। दूसरा, धरोहर शब्द का अर्थ है, धरोहर शब्द का क्या अर्थ होता है। तीसरा है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, ठीक है बेटा। पृथ्वी का कितना भाग जल से भरा हुआ है, 4 हो गए। फिर है, जल की एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है, रेखांकित शब्द है, फिर आपसे पूछा गया। हाँ, तो आप अब पैराग्राफ पढ़ोगे, पढ़ो, गद्यांश पढ़ो, पढ़ो मैं भी। धरती पर समस्त जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए हवा, पानी और भोजन बहुत ही जरूरी है, जिसमें से जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बिना जल के इस धरती पर जीवन का होना संभव नहीं है। जल की एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है। धरती पर वैसे तो जल का भंडारण बहुत ही अधिक है। अगर हम जल की बात करें तो पूरे पृथ्वी का 70% भाग जल से भरा हुआ है, पर इस 70% भाग में से केवल 1% भाग सभी के लिए उपयोगी है। समझ रहे हो ना, 70% भाग जल से भरा हुआ है और 1% बस उपयोगी है 70% का। और इस 1% भाग में केवल 1% भाग पीने के योग्य है। हाँ, देख रहे हो कितना कम है। जल संरक्षण पीने के योग्य है। जल संरक्षण अनावश्यक पानी के उपयोग को कम करने के लिए एवं कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करने का एक अभ्यास है। आज जल संरक्षण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शुद्ध जल एक सीमित संसाधन है, जिसके लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। स्थानीय उपयोग से लेकर कृषि एवं उद्योग तक जल एक मूलभूत आवश्यक अंग है, जिसके द्वारा यह सभी कार्य सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अतः इस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। पढ़ लिया बेटा, आप भी पढ़ लिए होगे मेरे साथ। अब प्रश्न करते हैं। हाँ, अब बताओ बेटा, पानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताओ बेटा कौन सा। जल, अंबु, नीर और देवारी, ठीक है। उत्तर कैसे करना, आप लिखना, ऐसे लिखना, आप लिखना पैसेज 2 और 2 का 1 का आप ABCD ऐसे लिखना। P2
1 ऐसे करके लिखना, ठीक है। और बेटा लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। हाँ, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपका लैंग्वेज में अच्छे से अच्छा पकड़ हो और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, पानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है इसमें? पानी शब्द का पर्यायवाची देवरी नहीं है, ठीक है। देवरी, देवरी, जल, अम्बु, नीर तीनों ही पानी शब्द के पर्यायवाची हैं। हाँ, पानी को जल भी कहा जाता है, अम्बु कहा जाता है और नीर भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो क्या है? P21 और इसका आंसर है डी। देख रहे हो, ऐसे कोड लिखना, तो मैं देखता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लिख पाते हैं कि नहीं। P21D। हाँ, अब है P22 का, बताओ। पैसेज 2 का 2। धरोहर शब्द का अर्थ है, क्या है बेटा? धरोहर देख लो, प्रकृति की अनमोल धरोहर है, धरोहर शब्द का अर्थ है। तो बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पैसेज, P से पैसेज 2 का आंसर बताओ। पैसेज 2 का सेकंड नंबर का बताओ, क्या है इसमें? धरोहर शब्द का क्या अर्थ है बेटा? धरोहर शब्द का अर्थ होता है, बताओ बताओ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ आप। धरोहर शब्द का अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है। क्या है? धरोहर शब्द का अर्थ संपत्ति। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है बेटा, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? सीमित जल संसाधन के कारण, सीमित जल संसाधन के कारण, संसाधन लिखा हुआ है, देखो गलत। सीमित जल संसाधन के कारण, अनावश्यक जल प्रयोग के कारण, जल प्रदूषण के कारण और उपयुक्त सभी। तो जल संरक्षण क्यों करते हैं बेटा? देखो, जल प्रदूषित हो जाता है, कैसे होता है कि हमारी कुछ क्रियाविधि ऐसे होती है, हम ऐसे काम करते हैं कि जैसे मान लो फैक्ट्री से कुछ चीज़ निकल के आके जल में मिल जाती है, हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी जल में फेंक देते हैं, बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। तो हमें क्या करना है? जल संरक्षण करते हैं। जल संरक्षण का अर्थ यह है कि जल को बचाना, उसको सुरक्षित करना, कि आने वाले टाइम में हमारे लिए ऐसा ना हो कि जल पीने के लिए ही ना हो, खेती करने के लिए भी जल ना हो, फैक्ट्री में यूज करने के लिए भी जल ना हो, ऐसे दिक्कत ना है। तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? सीमित जल संसाधन के कारण। हाँ, सीमित जल संसाधन है मतलब जल इतना नहीं है कि हम यूज करते जाएं और जल मतलब उतना ही रहे, नहीं बेटा। आपसे कहा गया 70% में, 70% में 1% जल उपयोगी है और उस 1% का भी 1% हम जल पीने लायक है हमारे, समझ रहे हो? तो इसलिए सीमित जल संसाधन के कारण आवश्यक है, सही है। अनावश्यक जल प्रयोग के कारण, ऐसा होता है कि अगर जल संरक्षण की बात न की जाए तो लोग क्या करेंगे कि जल का यूज, आप टैप खोल के छोड़ दिए हो और पानी गिर रहा है, आप एक बाल्टी में पानी रखे हो और कोई यूज नहीं, फिर गिरा दे रहे हो, तो पानी का ऐसा मतलब मिसयूज होता है। पानी यूज मतलब उसका अच्छा यूज नहीं होता है बेटा। तो ऐसे अगर अच्छा यूज नहीं होगा तो मतलब उसका मिसयूज होगा, तो आने वाले टाइम में वो घटेगा, तो घटेगा तो मीन्स क्या होगा? हमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हमें अनावश्यक जल प्रयोग के कारण भी जल संरक्षण किया जाता है। जल प्रदूषण के कारण, हाँ, जल प्रदूषित होगा तो हमारे लिए फिर क्या होगा कि वो सीमित होते जाएगा, कम होते जाएगा, फिर आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। तो जल प्रदूषण के कारण भी हम जल संरक्षण करते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। क्या होगा बेटा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का कितना भाग जल से भरा हुआ है? बताओ बेटा, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। पृथ्वी का कितना भाग जल से भरा हुआ है? मैं नहीं बता रहा आपको, आपको खुद देखना है। पृथ्वी का कितना भाग जल से भरा हुआ है, आप खुद देखिए और हमें बताइए। बताऊं? मैं बताऊं आपको? अच्छा जी, देखो, धरती पर वैसे जल का भंडारण बहुत ही अधिक है। अगर हम जल की बात करें तो पूरी पृथ्वी का 70% भाग जल से भरा हुआ है, ठीक है बेटा। कितना है? 70%, 70%, ठीक है। क्या है? सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। लाइक किए हो कि नहीं किए हो? लाइक कर लेना बेटा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, ठीक है, आगे चले। अच्छा, अब है आपका प्रश्न संख्या 5। जल की एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है। रेखांकित शब्द का आप बताइए, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है बेटा? जीवन। जीवन बताओ क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप बताना पैसेज या
गद्यांश दूसरे का 5वां प्रश्न जो है उसे आप होमवर्क के रूप में बताना कि जो रेखांकित शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण है, आप उत्तर देना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से मन लगा के पढ़ना बेटा, हम आपके साथ हैं। आपकी तैयारी अच्छी होगी और नवोदय विद्यालय में आप जरूर सेलेक्ट होगे इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है ना, इतना ही रखते हैं, मन लगा के पढ़ना, आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा।